अमेरिका में गोलियां और भारत में पापा की टकार कभी भी निकल जाती है। पिछले 2 महीनों से अमेरिका और भारत में इन दोनों चीजों के साथ साथ एक चीज और निकल रही है, आरआरआर की बढ़ाई। आज के समय में अमेरिकी इतने पागल सौरभ भास्कर के पीछे ओ सॉरी पागल शब्द देखते ही मेरा ऑटो करेक्ट अपने आप सौरभ भास्कर ऐड कर देता है। इसके पीछे तो हकीम उस्मानी और झुम्मन को छोड़कर कोई नहीं है। हाँ, आज के समय में अमेरिका में इतना क्रेज केटी पेरी का नहीं है जितना रामचरण का हो गया है। आरआरआर का क्रेज इतना बड़ा है कि पाकिस्तान की लड़कियों के मुंह से मुझे राम पसंद है निकल रहा है। आउटस्टैंडिंग था, मुझे यहाँ पर राम बहुत अच्छे लगे। ये कमाल की बात है जी। जिन लड़कियों को उनकी फिल्में राम से नफरत, हिंदू से नफरत सिखा रही हैं, वहां पर लड़कियां आई लव राम बोले तो दिल खुश सा हो जाता है जी। अमेरिकन को राजामौली में जेम्स कैमरून दिखने लगा है। कौन जेम्स कैमरून? अरे वो छपरिया जो हमारे लौंडा जैक को फट्टो लेके भाग जाती है। अरे टूटते जहाज की कहानी, अरे वो टाइटैनिक वाला। पर भैया ऐसा है, जेम्स कैमरून ने टाइटैनिक और हीरो दोनों ही डुबा दिए। राजमौली होते तो कहते अबे पागल हो, डुबाना क्यों है? इधर से 20 व्हेल आती, उधर से जैक उड़ता हुआ जाता, 40-50 सीगल और डॉल्फिन आके पहले आइसबर्ग को तोड़ती और फिर जैक पूरे टाइटैनिक को उठा लेता। और कसम केजरीवाल के बच्चों की, ये सब कुछ ऐसा लगता कि ये कर सकता भाई, ऐसा हो सकता है। अबे जेम्स कैमरून को अवतार बनाने में 12 वर्ष लगे थे, राजामौली ने 5 वर्ष में आरआरआर बना दी। कमाल है, कोई छोटी बात है। तो भैया पूरे विश्व में इतना भोकाल है कि क्या ही बताऊं कितना भोकाल है। अब मतलब बैठा किस लिए हूं, बताऊंगा तो सही ना। तो अभी बताता हूं कितना भोकाल है द वोक शो में। ना भूतो ना भविष्यति। क्या आपने कभी ऐसा किया है कि कोई फिल्म थिएटर से हट गई हो, फिर आपने नेटफ्लिक्स पे देखी हो और उसे नेटफ्लिक्स पे देखने के बाद डिमांड की हो कि इस फिल्म को फिर से रिलीज कराओ देश में? आपका देश फिल्म को रिलीज करे और कहे लो एक दिन के लिए दोबारा देख लो, पर वो एक दिन ना रहकर एक करके बढ़ता रहे। ऐसा अमेरिका में आरआरआर के लिए हुआ है और उसके बाद राजमौली के मुंह से बस एक ही लाइन निकली। अरे जलवा हमारा यहाँ पे। साला हम यहाँ थिएटर इसलिए नहीं जा रहे कि महीने के बाद ओटीटी पे तो आ ही जाएगी, ये साला ओटीटी पे देखने के बाद थिएटर में जा रहे हैं। कमाल की बात हो रही है भाई। आरआरआर भारत की तीसरी, दंगल और बाहुबली 2 के बाद सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। पर यदि मात्र ओवरसीज कमाई की बात करें तो दंगल और आरआरआर दोनों ने 205 करोड़ रुपए कमाए हैं। लेकिन अभी रुको, जरा सब्र करो। बाहुबली या दंगल इंडियन डायस्पोरा ने देखी और आरआरआर विदेशियों ने। मार्वल लैटिन, स्पेन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बड़ा मीडिया हाउस, उसका ट्वीट आता है कि आरआरआर हमारी पहली भारतीय फिल्म है। मतलब वहां पे भोकाल मचा चुकी है। ये पुर्तगाली बावले हो गए हैं आरआरआर देख के। ये भाई साहब कह रहे हैं कि पता नहीं इससे पहले इतनी एक्साइटिंग चीज कब देखी थी। बस इतना कहने के बाद इनकी पत्नी ने इन्हें घर ले जाके जो कूटा है, ऑस्टिन का स्टनर और रॉक का बॉटम, सब कुछ इनमें लगा हुआ है। और भैया जिस हिसाब से नीले टिक वाले विदेशी आरआरआर की बड़ाई कर रहे हैं, वो आज से पहले कभी नहीं हुआ है। मतलब आरआरआर को मिले रिस्पॉन्स को देखकर आमिर खान और शाहरुख खान कह रहे हैं असली काम तो ये कर रहे हैं, हम तो बस अपनी। ये मैडम फिल्म क्रिटिक है एंड शी हैज गॉन बॉन्कर्स ओवर द फिल्म। ये मैडम वोक्स की राइटर है और इन्होंने अभी इंटरवल तक ही मूवी देखी है। उस समय लोग बावले हो चुके थे थिएटर में और ये अपनी एक्साइटमेंट इतनी जाहिर कर रही थी ट्विटर पर कि देखो भैया थिएटर में बवाल मच चुका है इंटरवल तक ही। ये जी स्पेनिश वेबसाइट है और इसने नेटफ्लिक्स पर आरआरआर देखने के बाद कहा बस एक ही शिकायत है कि फिल्म नेटफ्लिक्स पर देखी, थिएटर में देखनी नहीं मिली। ट्रॉपिकल जो एक बड़ा नाम है, भाई ने 10 में से 8.5 स्टार दिए हैं। लोग डिमांड कर रहे हैं कि एक अवार्ड बेस्ट चीयर मोमेंट का भी रख दो भैया ऑस्कर्स में। और अकेडमी अवार्ड्स जब पूछता है कि आधा वर्ष बीत गया है तो कौन सी फिल्म तुम्हारी फेवरेट है अब तक की, तो उसके बाद पता है क्या हुआ? ये देखो ये सब देखो भैया, चरस बो दिया ट्विटर पर विदेशियों ने आरआरआर के नाम से। ये सब देखने के बाद राजामौली ने फिर से कहा
जलवा है हमारा यहाँ पे। मतलब इस डायलॉग का मुन्ना भैया ने इतना यूज नहीं किया जितना राजा मौली कर रहे हैं। और इसी विषय पर हमने आज स्टूडियो में बुलाया है जेएनयू में फसाद हो गए तो स्टूडेंट नेता, किसान आंदोलन हो जाए तो किसान नेता, टिड्डा आंदोलन हो जाए तो टिड्डा नेता, गे आंदोलन हो जाए तो नेताजी गे भी बन जाते हैं। यहां तक कि लेस्बियन आंदोलन में एक बार लेस्बियन भी बन के आ चुके हैं। आंदोलन कुत्तों ने भी किया था एक बार। इनका मोटो है आंदोलन कोई भी हो, नेता एक ही हो। हमारे यहाँ सभी आंदोलनों का ऑर्डर लिया जाता है। तो आज हम वेलकम करते हैं योया यानी योगेंद्र येड़ा जी का। तो योया जी, आप प्रोटेस्ट के अलावा और क्या करते हैं? गालियां देते हैं। मतलब वो तो आप प्रोटेस्ट के दौरान देते हैं ना? नहीं, वो हमारा टाइम पास है। असल में तो हम 24 घंटे में 22 घंटे गालियां ही देते हैं। एक बार तो एक पुलिस वाले को मैंने ऐसी गालियां दी कि उसने डॉक्टर से खुद फोन करके पूछा ये ऑर्गन शरीर के किस हिस्से में। उसके बाद डॉक्टर ने उससे पूछा कि क्या आपको इस ऑर्गन में कोई समस्या है। तब पुलिस वाले ने कहा कि मुझे इस ऑर्गन की गालियां पड़ी है। देखिए, मुझे सभी ऑर्गन के बारे में पता है, लेकिन मैंने कभी घमंड नहीं किया। चलिए, आशा है कि आज आप गालियां नहीं देंगे। और उससे पहले कि आप दें, हम आपसे अगला प्रश्न पूछ लेते हैं। आपको आरआरआर फिल्म कैसी लगी? ऐसी वाहियात फिल्म मैंने कभी नहीं देखी। अच्छा, क्यों? हीरो राम का ड्रेसअप करता है, ऐसी कम्युनल फिल्में नहीं बननी चाहिए। सावरकर का डिजाइन किया हुआ झंडा दिखाया जाता है, गांधी नेहरू को भी नहीं दिखाया जाता है, पटेल को दिखाया जाता है। ऐसी फिल्मों से अंग्रेजों की भावनाएं आहत होती हैं। पर योया जी, अंग्रेज तो इस फिल्म को अच्छा बता रहे हैं। आपको अंग्रेजों से सर्टिफिकेट चाहिए क्या? अरे, पर अभी तो आप खुद उनकी फीलिंग्स की चिंता कर रहे थे। मादर बहन, बंद करो भाई, बंद करो। बेरत क्या भाई, बेरत क्या, बंद करो। आरआरआर 23 जून तक नेटफ्लिक्स पर 45 मिलियन घंटों का व्यू टाइम कंप्लीट कर चुकी थी। यहां कई लोगों को 4000 घंटे यूट्यूब पर पूरा करने के लिए 2-3 जनरेशन लग जाती हैं। और उस 45 मिलियन घंटे को पूरा होते ही नेटफ्लिक्स ने आरआरआर को मोस्ट पॉपुलर इंडियन फिल्म घोषित कर दिया था। पर भैया, बात यहीं समाप्त नहीं हुई। 23 जून के बाद वाला सप्ताह जो 26 जून को समाप्त हुआ, उसमें 3.1 मिलियन घंटे, और उसके अगले सप्ताह जो 3 जुलाई को समाप्त हुआ, उसमें 3.5 मिलियन घंटे ये फिल्म देखी गई नेटफ्लिक्स के ऊपर। मतलब पिछले सप्ताह ये फिल्म उससे पिछले दोनों सप्ताहों से अधिक देखी गई। बवाल समझ रहे हो भैया? भोकाल समझ रहे हो क्या हो रहा है? ये फिल्म यूएस में टॉप 5 में पहुंच गई और साथ ही विश्व की मोस्ट पॉपुलर नॉन इंग्लिश फिल्म बन गई। फ्रांस में ये बवाल हुआ थिएटर में। देखो बे, फिल्म देख के निकले गोरे, बोले घर जाके बाहुबली भी देखूंगा। Moi, c'était mon premier, j'ai pas vu Bahubali, du coup, je pense que dès que je vais rentrer, je vais le regarder chez moi, et c'était vraiment trop bien. और फिर देखो जर्मनी में ये हुआ। मतलब YouTube भरा पड़ा है गोरों के आरआरआर पे रिव्यू, पॉडकास्ट और रिएक्शन से। मतलब राजा मौली ने फिर से कहा, साला जलवा है हमारे यहाँ पे बे। अब इस बात का अर्थ क्या है, इसका पूरा लाभ क्या है, इसे इस ट्वीट से समझाता हूं। ये भैया कह रहे हैं कि अब मैं और भारतीय फिल्में देखूंगा। ये मैडम कह रही हैं अब मैं और भारतीय फिल्में देखूंगी। And it was shamefully my first experience with Indian cinema, which I'm now trying to remedy. I'm in the middle of watching Bahubali. भारतीय फिल्मों में भारत की सुंदरता को दिखाया जाता है, वहीं दूसरी ओर विदेशी फिल्मों में भारत का अर्थ है स्लम, गरीबी, बीमारी, मरीज, कूड़ा, गंदगी। फिर चाहे स्लम डॉग मिलियनर हो, जिसमें भारत ऐसा दिखाया गया मानो भारत के लोग कूड़े से गत्ता उठाकर सीधा उस पर चाट मसाला डालकर भुट्टा समझ के खाते हो। या फिर एवेंजर्स का एक सीन जिसमें भारत दिखाया गया, मतलब 2-2.5 मिनट के लिए भारत को दिखाया गया, उसमें भी मैडम से बुलवाया जाता है, यहाँ से जाओ भाई, यहाँ पे बहुत बीमारियां हैं, देख लो। तुम कौन हो? यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, यहाँ बहुत बीमारी है। भारत में शूट करने के लिए ये लोग पीले रंग का प्रयोग करते हैं ताकि जो स्क्रीन पर दिख रहा हो वो बुरा दिखे। मेटाडोर नेटवर्क कहता है भूखे नंगे देश को, वॉर जोन को या फिर पॉल्यूटेड जगहों को दिखाने के लिए ये कलर्स यूज किए जाते हैं। अबे सालों, तुम्हारे पूरे देश के पास जितना सोना होगा ना,
उतना ही हमारे यहाँ की महिलाओं के पास मिल जाएगा, बकैती पूरी है फिर भी। यहाँ तक कि कार्टून्स तक में जब भारत दिखाया जाता है तो भी भारत की बुराई ही की जाती है, देख लो। This isn't India. Where's the University of Notre Dame? The Indy 500? Wrigley Field? Dodger Dogs? You ignorant American. You have confused India with Indiana, Indiana with Illinois, and the Cubs with the Dodgers. Oh no, I took a job on the other side of the world. Oh, I hate this subcontinent. इंडियाना जोन्स एंड टेम्पल ऑफ डूम आती है और उसमें भारतीय राजा महाराजा को खाते पीते दिखाया जाता है। एक सांप जिसकी स्टफिंग छोटे सांपों से की जाती है वो हमारा राजा खा रहा होता है। डेजर्ट मंगवाया जाता है, बंदर का दिमाग वो भी फ्रोजन, और सूप पिलवाया जाता है जिसमें मेंढक की आंखें यूं तैर रही होती हैं। अबे चमगादड़ अंडरआर्म मतलब बगल वाले खाते हैं, हम नहीं। Chilled monkey brain. तो जी विदेशों के लोगों ने भारत जो देखा है, सुना है, सोचा है, समझा है, वो इन्हीं घटिया फिल्मों के थ्रू देखा, सोचा, सुना, समझा है। आरआरआर से भारत की फिल्मों की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी और फिल्मों से बड़ी सॉफ्ट पावर तो कुछ होती ही नहीं है। राजा मौली की आने वाली फिल्म है महाभारत और वो फिल्म विदेशों में जाएगी, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी होगी, तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? सोचो, थोड़ा और सोचो। भारत की सुंदर लोकेशंस होंगी तो पर्यटन बढ़ेगा। हॉलीवुड फिल्मों की एक्सेप्टेबिलिटी सबसे अधिक है और यूएसए लगभग 26,000 मिलियन यूएसडी वर्ल्ड वाइड अपनी फिल्मों से कमाता है। चीन लगभग 13 मिलियन यूएसडी, जापान, जर्मनी, यूके, साउथ कोरिया सब अपनी फिल्म इंडस्ट्री से खूब कमा रहे हैं, जबकि सबसे अधिक फिल्मों का निर्माण हम करते हैं। तो हम कमाएं क्यों ना बे? या फिर भैया पाकिस्तान जैसे रहना है? वो साले पूरे साल में 12 फिल्में बनाते हैं और उन्हें उन्हीं के लोग देखते हैं, बाहर वाले देखते हैं का मतलब ही नहीं है। मतलब हॉलीवुड की फिल्म आती है तो उनकी खुद की फिल्म उतर जाती है। गजब बेइज्जती है यार। इंग्लिश मूवीज है, इंडियन फिल्म्स तो बैन है हमारे मुल्क में। जो इंग्लिश 2-3 मूवीज आई और बड़े बड़े स्टूडियोज की जो फिल्म्स थी, तो उनकी वजह से, क्योंकि स्क्रीन लिमिटेड है हमारे पास, पाकिस्तान में जो मूवी की स्क्रीन्स है वो लिमिटेड है, तो जब एक हॉलीवुड मूवी आती है तो उसको स्क्रीन्स दी जाती हैं बिकॉज उससे पैसा जनरेट होता है और आवाम जो है वो इंग्लिश फिल्में देखती हैं। मतलब पाकिस्तान को लगता है कि भारत ने फिल्मों को सॉफ्ट पावर की तरह उपयोग किया है कि जब इस तरह की फिल्में दिखाते हैं और इस तरह से हमेशा एक पाकिस्तानी जो है वो विलन ही होता है, तो ये माइंडसेट्स बना रहे हैं, लोगों के एटीट्यूड्स चेंज कर रहे हैं और हेट्रेड पैदा कर रहे हैं लोगों के दिलों में। क्योंकि सिनेमा बहुत सारे लोगों के लिए दुनिया भर में ओनली फिल्म्स इज द विंडो वेयर दे कैन सी हाउ अ नेशन इज और हाउ अ कंट्री इज और हाउ द पीपल आर। और नहीं जी, दिल्ली अभी बहुत दूर है। वैसे भी पाकिस्तान को अपने सामने कुछ भी लगता है। कल को वो युगांडा को अमीर बता सकता है, श्रीलंका को अमीर बता सकता है, यहां तक कि टीपू के पापा को भी अमीर बता सकता है। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमने अरविंद को फरीदाबाद के नचौली से और नरेंद्र को होडल के मुंडकटी से बुलाया। तो अरविंद आप बताइए, भारत को हॉलीवुड की फिल्मों में गंदा गंदा क्यों दिखाया जाता है? तो कहाँ फर्क पड़ गया? जैसा दिखा रहे दिखाते रहे कम से कम। अच्छा हम फर्क ही ना पड़े। हाँ भैया, तू तो बोलेगा ही। तेरे तो खुद के घर में लूलू बिहार है और पूरे मोहल्ले में बस तुम्हारा एक घर है, जाने पूरे गांव में बदबू फैला रखी है। कोई जावे ना तुम्हारे घर के माऊ या हमारे, और पूरी गांव की नाली जो है ना वहाँ पूरे गांव में साफ बह रही हैं और तुम्हारे घर के आगे सुअर भी आए पड़े हैं। डॉक्टर इनकी मौज कर रखी है तुमने। सर फालतू मत ना बोल जो, ते मैं धहकौनी तो मैं भुस भर दूंगा। हम अपने घर की तो लगी बुरी, अब भारत बुरे दिखाओ तो कहाँ फर्क पड़ा है? अब पड़को फर्क। बंद करो। मैं मोदी जी से गुजारिश करता हूँ, मैं राजनाथ जी से गुजारिश करता हूँ, मैं संबित जी से गुजारिश करता हूँ, बंद करो। बैठ को सुधरो थू सुजा के। एक और हॉलीवुड ने भारत को गरीब, गंदा, बेहूदगी से भरा हुआ दिखाया तो दूसरी ओर बॉलीवुड ने भी कोई खास कसर नहीं छोड़ी। साला हमें तो ऐसा लग रहा है कि बाहर कसाई खड़ा है, अंदर नाई खड़ा है, अंदर जाओ तो नाक कटे, बाहर जाओ तो खुद। इंडिया की फॉल्स इमेज देने में बॉलीवुड का भी योगदान पूरा है। मतलब माधवन तक बोल गए कि यहाँ मुगलों पर तो फिल्में बनती हैं पर साइंटिस्ट पर नहीं, और बनती हैं तो भैया अनुपमा चोपड़ा जैसे क्रिटिक्स वो नाराज हो जाते हैं। तो ऐसे में राजामौली जैसे डायरेक्टर्स भारत की साख वापस लाने में उपयोगी हो सकते हैं। एक तो बंदा खुद नेशनलिस्ट है,
मतलब जो आदमी अपने मुंह से ये कह दे कि मुझे हॉलीवुड की फिल्म बनाने के लिए भी यदि मिले तो भैया मैं उसमें इंडियन कॉन्सेप्ट पर ही फिल्म बनाऊंगा। दूसरा, अनअपोलोजेटिक। आरआरआर के राइटर या राजा मौली के पिता से पूछा गया कि आरआरआर से गांधी नेहरू गायब थे पर पटेल दिखाए गए, सुभाष चंद्र बोस दिखाए गए, क्यों? तो भाई का उत्तर कुछ ऐसा था, सुनो। బ్రిటిష్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోతూ ఇండియా నుంచి there are 17 PCCs at that time, ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీస్. గాంధీ గారు బీయింగ్ ది నేచురల్ హెడ్ ఆఫ్ ద స్వాతంత్ర మూవ్మెంట్, ఆయన పిలిచి మీరందరూ కలిసి ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి ఒక హెడ్ని ఎన్నుకోండి, ఆయనతో మేము సంతకాలు చేస్తాం, వెళ్ళేటప్పుడు ఆయనకి మేము పవర్స్ ఇచ్చేస్తాం అని చెప్పారు. సో గాంధీ గారు 17 PCCల్ని కాల్ఫర్ చేశారు. చేసిన ఆయన నెక్స్ట్ నుంచి ప్రైమ్ మినిస్టర్ కావాలి. ప్రైమ్ మినిస్టర్ కావాలంటే కథలో కాది వేసుకుంటే సరిపోదు, దేశ విదేశాలతో మాట్లాడాలి, ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలి, చదువు ఉండాలి. అలాంటివన్నీ ఉన్నవాడు నెహ్రూ. మై చాయిస్ ఈజ్ నెహ్రూ. మీరు ఎవరిని అనుకుంటారో మీరు ఎన్నుకోండి అని చెప్పాను. 17 మంది పిసిసి ప్రెసిడెంట్ అండి. గాంధీ గారి 17 మంది ఎదురుకుండా ఉన్నారండి. చీట్లు రాసేమన్నారండి. యూ నో ద రిజల్ట్? 15 people lost for Mr. Patel. 1 for Kripalani. 1 is a blank. Nobody wanted. If Gandhi has any respect towards democracy, he should have elected Mr. Patel. तो जो स्टिग्मा बॉलीवुड ने लगाया और जो स्टिग्मा हॉलीवुड ने लगाया, राजा मौली जैसे डायरेक्टर उसे चॉक स्लैम मार सकते हैं। इंपॉर्टेंट है। तो ये था इस सप्ताह का द वोक शो। हम मिलेंगे इसी संस्करण में अगले एपिसोड में अगले शनिवार शाम 6 बजे। तब तक के लिए हमारी डॉक्यूमेंट्रीज के लिए सपोर्ट कीजिए, पेट्रियन पर हमें सपोर्ट कीजिए और यूपीआई के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, दैट वाज माय टाइम। बाय बाय, टेक केयर।